गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 23 लेकर मिल रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते होंगे, पेपर में भी दिया हुआ है। जो रिजल्ट इस बार आया है और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने मार्किंग सिस्टम से या मार्क्स से असंतुष्ट हैं और जिसको हम लोग आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि चैलेंज करना है, उसको हम लोग किताबी भाषा में स्क्रूटनी कहते हैं। स्क्रूटनी करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट का चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसका डेट आ चुका है। वो ऑनलाइन जा करके साइबर कैफे में या जिस जगह पे जैसे भी उनके पास सुविधा हो, सरकार से समझें, वो जो है जा करके अपना स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर स्टूडेंट जो भी आपके सीनियर हैं उनको जो है दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सके। इसके बाद हम लोग जो है पिछला वीडियो में देख रहे थे कि लेंस सूत्र डायग्राम हमारा ये है। लेंस सूत्र निकालने के लिए हमने समीकरण 1 बताया था, ए बी बाटा ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बाटा ए डैश ओ। समीकरण नंबर 1 ए बी बाटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ बाटा ए डैश ओ, समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण 2 है हमारा, ए बी बाटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बाटा ए डैश ओ माइनस ओ एफ। ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, पिछला क्लास में बोले थे कि आप लोग जो है वीडियो देख करके आगे लेंस सूत्र सिद्ध कीजिएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से ए ओ बाटा ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ बाटा ए डैश ओ माइनस ओ एफ, समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण 3 हुआ। लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। इसके बाद चिन्ह परिपाटी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, चिन्ह परिपाटी से। हम बताए हैं आप लोगों को चिन्ह परिपाटी कि प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगा और राइट साइड की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होगा। तो हम देखेंगे इस लेंस में कि ए ओ जो दिया हुआ है, ए ओ वो लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड है तो माइनस यू। ए डैश ओ राइट साइड है तो प्लस भी। ओ एफ राइट साइड है इसीलिए प्लस एफ। ए डैश ओ तो हो ही गया। ये 3 टर्म है हमारे पास, ए ओ, ए डैश ओ और ओ एफ। इन तीनों का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 में हम मान रख रहे हैं तो ए ओ का मान माइनस यू, ए डैश ओ का मान भी, ओ एफ का मान एफ, ए डैश ओ का मान भी माइनस ओ एफ का मान एफ। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस यू भी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी एफ से भाग देंगे तो माइनस यू भी बाटा यू भी एफ प्लस यू एफ बाटा यू भी एफ इक्वल टू वी एफ बाटा यू भी एफ। यू भी से यू भी कटेगा, यू एफ से यू एफ कटेगा, वी एफ से वी एफ कटेगा, तो माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू। माइनस 1 बाई एफ उधर लेके चल जाइए और 1 बाई यू को इधर लेके आइए, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यही हमारा समीकरण 4 है, जो कि लेंस सूत्र है। यह उत्तल लेंस के लिए भी होगा, अवतल लेंस के लिए भी होगा, और हर एक कंडीशन में ये लागू होंगे, तो इसको हम लेंस सूत्र कहेंगे। और ये समीकरण 4 जो आया है, ये सिद्ध करने के लिए हम आप लोगों को बोले भी थे कि आप घर पर ट्राई कीजिएगा। पिछला वीडियो में तो कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भेजा भी था, तो देख लीजिएगा जिनका नहीं हुआ है।
तो हम अगले टॉपिक को रिमूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगले टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। अगले टॉपिक में देखेंगे तो पहले तो एक ऑब्जेक्टिव है, नोट्स के हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, और उसके बाद जो है हम समतुल्य लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम ऑब्जेक्टिव नोट्स में दिखा रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को पीछे पढ़ना चाहिए था हम लोगों को, जहाँ पर परावर्तन पढ़ रहे थे। परावर्तन जहाँ पढ़ना है वहाँ का टॉपिक है। तो थोड़ा सा एक सवाल की चर्चा हम करना चाहेंगे आप लोगों से। जब आप वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये आपको भी पता है कि ये परिस्थिति जिस तरह से चल रहा है, उस परिस्थिति का ही समाधान निकालने की कोशिश किया गया है। घर पर रहना है, घर पर बैठे हुए हैं, तो घर पर बैठ करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने वीडियो क्लिप बनाना शुरू किया और वीडियो क्लिप आपके पास जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में यदि यही सूट कर रहा है और यही चीज अच्छा है, तो यही आप कर सकते हैं। क्या इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प बन सकता है? कोई विकल्प नहीं है। चाहे आप लाइव क्लास में पढ़े, वीडियो के क्लिप से माध्यम से पढ़े या नहीं पढ़े, सीधा सीधे हो सकता है। क्लास तो चलेगा नहीं अभी। तो ये यदि हमें पता है कि हमें वीडियो क्लिप के माध्यम से ही पढ़ना है, तो किसी न किसी तरह हमें इस परिस्थिति में ढलना होगा। अब बेवजह जो है आप पढ़ाई से हट करके देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि बस कमियां निकालने की कोशिश करिएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कल एक स्टूडेंट का सवाल था, नोट्स जब हमने भेजा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लेंस थ्योरी के दौरान उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग हमने फोटो में भेजा था। तो ये भी लेंस थ्योरी के दौरान ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग जो भेजा गया, वो इसलिए ऐसा है कि वो 2016 की क्लास का किसी स्टूडेंट का कॉपी है। अब हो सकता है कि 2016 के जब पढ़ा रहे होंगे हम, तो उस क्लास में ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग छूट गया होगा, और जब मुझे याद आया तो हमने उसमें पढ़ा दिया, तो उसके नोट्स में वैसा ही लिखा हुआ है। लेकिन हमने आपको वीडियो में उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग पता होगा कि हम पहले बता चुके हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग हमने पहले ही पढ़ाया था, नोट्स में भले ही अभी हो। तो हम बार बार कहते हैं कि नोट्स जो भेज रहे हैं, जिस तरह से कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है नोट्स शायद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो बेवजह उसमें उलझ रहे हैं, उसको मदद के रूप में लेना है। अब इस तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग, सवाल था कि सर लेंस में उत्तल दर्पण कैसे आ गया, तो उससे प्रॉब्लम क्या है, इस तो समझने की जरूरत है। उत्तल दर्पण और हाँ, बिना पढ़ाया हुआ टॉपिक आ जाए उस नोट्स में, तो आप सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर ये तो पढ़ाई हुआ नहीं, आपने भेज दिया। लेकिन जो पढ़ाया हुआ टर्म है, और यदि वो भेजा जा रहा है, पीछे पढ़ाया हो चाहे अभी पढ़ाया हो, तो फर्क क्या पड़ता है? तो इस तरह से सवालों से बचे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम जैसे चर्चा करने इसलिए चर्चा कर दिए कि यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो परावर्तन के टर्म में था, और एक और ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर देते हैं। आवर्धन का जो पॉइंट हमने भेजा है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता, यानी एम का मान, आवर्धन क्षमता नहीं सॉरी आवर्धन, कि उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। उत्तल लेंस में एम का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और अवतल लेंस में एम का मान लिखवाए हैं, आप देखे होंगे कि अवतल लेंस में एम का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो एम का मान जो है ऋणात्मक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है एम का मान धनात्मक होगा। तो यदि किसी में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एम हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। और यदि किसी में एम का मान जो है केवल ऋणात्मक है, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। केवल एम का मान धनात्मक है, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव उसमें था। अब हमें एक ऑब्जेक्टिव है परावर्तन से विचलन। परावर्तन से विचलन यानी परावर्तन होने के कारण प्रकाश अपने पथ से कितना मुड़ता है। परावर्तन होने के कारण प्रकाश अपने पथ से कितना मुड़ता है। परावर्तन के कारण विचलन हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे ये प्रकाश
आपतित हुआ, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अभी जो हम ऑब्जेक्टिव को बताने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव की थ्योरी टोटल आपको पता है, बस इस पर नजर दौड़ाने की जरूरत है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपको भी पता है। ये आपतन कोण हो गया I और ये परावर्तन कोण हो गया R। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम R के जगह पर भी I लिख सकते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो हम R के जगह पर भी I लिख सकते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसके बाद अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि परावर्तन ना होता, यदि यह परावर्तन ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे गुजरता। यदि परावर्तन ना होता तो प्रकाश किरण इस रास्ते से गुजरता। परावर्तन न होता तो सीधा गुजरता, परावर्तन होने की वजह से इधर से गुजरा है। बात को समझिए, यदि परावर्तन न होता तो ऐसे गुजरता, परावर्तन होने की वजह से इस रास्ते से गुजरा है। इसका मतलब है कि रास्ते से, अपना पथ से इतना ही भटक गया, अपने पथ से इतना ही मुड़ गया, तो यह हो गया थीटा और इसी का मान हमें निकालना है। एक बार फिर समझिए, ये आपतित किरण, यह हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। प्रकाश किरण आपतित हुआ और यहां से परावर्तित हो गया, तो यदि परावर्तन की घटना न होती तो प्रकाश किरण सीधा गुजरता। परावर्तन होने की वजह से प्रकाश किरण इस रास्ते से गुजरा है। इसका मतलब है कि अपने पथ से इतना ही भटक गया। कितना? तो थीटा। यही थीटा कोण अपने पथ से भटक गया है। तो हम कह सकते हैं, चित्र से देखिएगा तो चित्र से कह सकते हैं कि ये वाला मैंने यहां से लेकर के, आप लोग समझिएगा, ये टोटल 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी रेखा के एक तरफ के टोटल कोण 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं I प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस I और I 2I। यही आपका एक सूत्र हुआ, एक ऑब्जेक्टिव हुआ। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि परावर्तन घटना होने के कारण प्रकाश किरण अपने पथ से कितना विचलित होती है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को पहले जब जहां पर परावर्तन पढ़े हैं वही बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि छूट गया, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है नोट से ध्यान नहीं पड़ा, इसलिए अभी देखे तो हमने बताया आपको। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे समतुल्य लेंस। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है समतुल्य लेंस, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे समतुल्य लेंस के बारे में। समतुल्य लेंस क्या है? इक्विवेलेंट लेंस। समतुल्य लेंस जानने से पहले हम लोग समतुल्य वर्ड को समझते हैं। समतुल्य क्या है? समतुल्य, सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना करने पर। सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना करने पर। एक मिनट, समतुल्य मतलब सम माने बराबर और तुल्य माने तुलना करने पर। यदि हम तुलना करने पर बराबर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि समतुल्य है। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई घर में हम काम करना चाह रहे हैं और उस काम को करने के लिए हमें ए और बी नाम के दो लड़के को बुलाए। कोई मुझे घर में काम कराना है, अब मुझे ए और बी दो लड़के चाहिए और ये दोनों लड़के को हमने खबर किया है। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, कुछ ऐसी काम हुआ जिसके वजह से ये दोनों नहीं आए और इसके जगह पर सी आ गया। ए और बी ना आकर के सी आ गया और वही मेरा काम हो गया। जो ए और बी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे या दोनों मिलकर काम करते, वो काम अकेले सी कर दिया। वही काम जो ए और बी किया, वही काम अकेले सी कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि सी जो है ए और बी दोनों के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब है सी जो है ए और बी दोनों का समतुल्य हुआ। घर में हम 4 पंखा लगाए हैं और 4 पंखा को हटा करके कहीं कूलर लगा देते हैं और ये एक कूलर उन चारों पंखा के बराबर काम करता है, बराबर हवा देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कूलर जो है उन चारों पंखा के समतुल्य है। हम लोग के ऑफलाइन क्लास चलता है और वहां आप पढ़ाई करते हो और वही पढ़ाई हम यहाँ जो वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जो वीडियो क्लिप का पढ़ाई है वो क्लास के समतुल्य है। बराबर नहीं है। समतुल्य का मतलब बराबर नहीं, कभी समझिएगा।
ऑफलाइन क्लास कभी वीडियो क्लास के बराबर हो ही नहीं सकता। ए और बी नाम का लड़का सी के बराबर हो ही नहीं सकता। 4 पंखा एक बल्ब कूलर के बराबर कैसे हो सकता है? वो पंखा है, ये कूलर है, दोनों का दाम अलग है, दोनों का वेट अलग है, दोनों की क्वांटिटी अलग है, सब चीज अलग अलग है, बराबर नहीं होगा, समतुल्य होगा। हम मान लीजिए कहीं पर अनाउंस हुआ कि हाँ आरा से कौन कौन से लड़के हैं हाथ उठाइए, तो 2 लड़के हाथ उठाए, ए और बी। तो ए और बी ये दोनों समतुल्य हैं। किस मामले में समतुल्य हैं? डिस्ट्रिक्ट के मामले में, जिला के मामले में, क्योंकि दोनों का जिला एक ही है, दोनों का जिला एक ही है, इसलिए समतुल्य है, बराबर नहीं है। वो उसका गांव कहीं और है, इसका गांव कहीं और है, उसके पिताजी कोई और है, इसके पिताजी कोई और है, उसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। समतुल्य का मतलब बस तुलना करने पर बराबर होना, ये रही समतुल्य के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे समतुल्य लेंस क्या है। तो एक ऐसा लेंस जो 2 या 2 से अधिक लेंसों का काम अकेले कर देता हो। एक ऐसा लेंस जो 2 या 2 से अधिक लेंसों का काम कोई अकेले कर देता हो, तो हम कह सकते हैं कि वही लेंस उन दोनों लेंसों के या तीनों लेंसों के समतुल्य लेंस होगा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, जरूर क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब हम चाहते हैं कि यहां बने। इस वस्तु का प्रतिबिंब यदि हम चाहते हैं कि यहां बने, तो हमने एक लेंस रखा और इसका प्रतिबिंब जो है यहां बना। हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां चाहिए, लेकिन हमने जब एक लेंस रखा तो इसका प्रतिबिंब यहां बना, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। तो हमने एक और लेंस रख दिया और ये दोनों लेंस मिल करके इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिए। बात को समझिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब, एक पहला लेंस रखे थे तो प्रतिबिंब यहां बना, एक और लेंस रख दिए तो यहां बन गया। यानी ये दोनों लेंस मिल करके इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाए हैं। ये दोनों लेंस मिल करके इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाए हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों लेंसों को हटा करके एक ही लेंस रख दें, इन दोनों लेंसों को हटा करके एक ही लेंस रख दें जो कि यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेंस है वो उन दोनों लेंसों के समतुल्य है। यानी इसको अब एबीसीडी के माध्यम से समझिएगा कि यदि ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहला लेंस बी पर बना रहा था, ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहला लेंस बी पर बना रहा था, दूसरा लेंस रखे तो दोनों मिल करके ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनाए। बात को समझिए, दोनों लेंस मिल करके ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनाए, दोनों लेंस मिल करके ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनाए। यदि एक ही ऐसा लेंस मिले जो ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बना दे, ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बना दे, तो हम कहेंगे कि ये जो लेंस है उन दोनों लेंसों के समतुल्य है। इसको एक बार फिर समझिए, ये हमारा वस्तु दूरी ए हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब भी डैश हुआ, प्रतिबिंब दूरी, और ये भी हुआ। यानी पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी यू है, प्रतिबिंब दूरी भी डैश है। पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी यू है, प्रतिबिंब दूरी भी डैश है। दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी भी डैश, प्रतिबिंब दूरी भी। लेकिन मुझे यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर चाहिए। यानी यदि एक ऐसा लेंस मिले जिसके लिए वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी हो, यानी ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अकेले वो सी पर बना देता है, तो हम कहेंगे कि उन दोनों लेंसों के समतुल्य वो अकेला लेंस होगा। और इसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। एक ऐसा लेंस जो 2 या 2 से अधिक लेंसों का कार्य अकेले कर दे, तो हम कहेंगे कि वह जो लेंस है उन बाकी सभी लेंसों के समतुल्य होगा, बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं, वो 2 लेंस है या 1 लेंस है, तुलना में बराबर हुआ, क्योंकि जो काम वो किए वही काम ये भी किया, इसीलिए समतुल्य है। तो हम लोग इस टॉपिक को अगले क्लास में कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।